Good morning, students. Today we will discuss the next method of fact finding, that is on-site observation. लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम क्वेश्चनरीज बनाकर या इंटरव्यूज लेकर अपनी फैक्ट्स को फाइंड करने की कोशिश करते हैं ताकि सिस्टम एनालिस्ट जो है एनालाइज करके ये पता लगा सके कि हमारे सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या रहेंगी. आफ्टर दैट हम नेक्स्ट मेथड पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ ऑन साइट ऑब्जर्वेशन. ऑन साइट ऑब्जर्वेशन जैसे नाम से ही आपको एक्सप्लेन हो रहा है कि जब आप जिसके लिए सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं उनकी साइट को जाकर ही ऑब्जर्व करते हैं और एक ये देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से वहाँ की रियल सिस्टम की वर्किंग चल रही है. आप ऑब्जर्व करते हैं वहाँ के लोगों को, ऑब्जेक्ट्स को, डॉक्यूमेंट्स को और अकरेंस ऑफ इवेंट्स को, और किस तरीके से वहाँ पर डाटा का फ्लो हो रहा है, तो वो कहलाता है आपका ऑब्जर्वेशन. तो ये सबसे ज़्यादा पावरफुल मेथड है क्योंकि इससे आपको एटीट्यूड है एम्प्लॉयज़ का या आपके वहाँ का सुपरवाइजरी स्टाफ के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो वहाँ की वर्किंग है, उसको समझने का और अच्छे से मौका मिलता है. तो ये बहुत सारे इसके एडवांटेजेस हैं. ये बहुत हाईली रिलायबल आपका तरीका होता है और ऑब्जर्वेशन जो है वो रिलेटिवली इसमें एक्सपेंसिव होती है और सिस्टम एनालिस्ट जो है इससे बहुत अच्छे से अपने टास्क कर सकता है और ऐसी चीज़ें भी कर सकता है जिनको वर्ड्स में एक्सप्लेन करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है. लेकिन ये डिसएडवांटेज क्या है इसके कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे जिन लोगों को आप काम करते देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो लोग बड़े अनकंफर्टेबल फील कर सकते हैं. उनको काम करने में काफ़ी इंटरप्शन हो सकती है और कुछ सिस्टम एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो और टाइम्स पे भी होती हैं. उनकी शेड्यूलिंग से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ सकती है और अगर आपका सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स है तो वो बहुत उसे समझने में मुश्किल हो सकती है, टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है और इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी लगती है. तो इसमें पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने चाहिए कि आपके ऑब्जर्वेशन करते समय आपको बोलने से ज़्यादा सुनना होगा, वहाँ के सिस्टम को ऑब्जर्व करना होगा, जबकि उनको कोई एडवाइस नहीं देनी होगी और आपको साथ ही साथ उसके नोट्स बनाने होंगे. और आपको ये सब करने से पहले वहाँ की प्रॉपर अथॉरिटीज़ की पूरी परमिशंस लेनी होंगी और आपको कोई स्टार्टिंग से कोई असम्पशन नहीं बना के चलना है और उसके अलावा आपको एक रिटन समरी इसकी प्रिपेयर करनी होगी immediately after the observation ताकि आप कुछ भी पॉइंट भूल नहीं जाएं. So this is the on-site observation. Now we will discuss the tools of structured analysis. That is very important thing कि सॉफ्टवेयर को डेवलप करने से पहले हम एक स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस करते हैं. उसमें कुछ सेट ऑफ टूल्स या टेक्निक्स यूज़ करते हैं जो कि हमारा एनालिस्ट यूज़ करेगा ताकि हमें पता चले कि कैसे कैसे हमारे सिस्टम का स्ट्रक्चर होगा, लॉजिकल भी और फिज़िकल भी. तो हम जब एक लॉजिकल या फिज़िकल स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, उसको जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं और उसमें किस तरीके से डेटा का फ्लो होता है, उसमें डेटा को डिफाइन कैसे किया जाता है, जब ये सारी चीज़ें हम बताते हैं तो दिस इज़ कॉल्ड द स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस. तो इस स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस में सबसे इम्पॉर्टेंट फर्स्ट थिंग है दैट इज़ डेटा फ्लो डायग्राम. तो डेटा फ्लो डायग्राम्स आर वाइडली यूज्ड ग्राफिक टूल्स फॉर डिस्क्राइबिंग मूवमेंट ऑफ डेटा कि एक डेटा एक प्लेस से अनदर प्लेस पे मूव कैसे करेगा. तो ये आपका फ्लो बताता है आपके सिस्टम में. इसका सारा का सारा फोकस होता है कि आपका ट्रांसफॉर्म ऑफ द डेटा फ्लो कैसे होगा, क्या चीज़ आप इनपुट में डालेंगे, क्या चीज़ प्रोसेस होगी, आउटपुट आपको कैसे करानी है. तो ये सारी प्रोसेस आपकी जो है इस तरीके से वर्क करेगी. एक्सटर्नल एंटिटीज़ क्या होंगी और इसमें टॉप टू डाउन अप्रोच आपकी चलती है. इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखने हैं DFD के कुछ सिंबल्स होते हैं. तो फर्स्ट यू विल यूज सम बॉक्स और रेक्टेंगल एंड इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट एक्सटर्नल एंटिटीज. After that some arrows. Arrows will depict the flow of data. After that some circle or rounded rectangle will be used to show some process. After that two parallel lines and it can be also joined. This is used to show you the data store. The data you have stored. कोई भी आपके रिजल्ट्स होते हैं या कोई भी आपकी इनपुट्स होती हैं, उनको स्टोर कहाँ करना है वो रिप्रेजेंट करने के लिए आप इसको यूज़ करते हैं. तो इसी तरीके से उनको हमने डिस्क्राइब किया है.
आफ्टर दैट द टाइप्स ऑफ DFDs, तो 2 टाइप की इसमें DFDs हम डिज़ाइन करेंगे, दैट इज़ फिजिकल एंड नेक्स्ट इज लॉजिकल। तो फिजिकल की अगर हम बात करें तो हमारा डेटा फ्लो डायग्राम रिप्रेजेंट करता है, आपके करंट सिस्टम को मॉडल करता है। अगर हम इसको शो करते हैं तो इसमें क्या कहलाएगा, इसे फिजिकल DFD कहलाएगा। इसमें आपको बताया जाता है कि हमारा पूरा का पूरा सिस्टम इम्प्लीमेंट कैसे होता है, उसमें वर्क कैसे, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फाइल्स और क्या पीपल या एम्प्लॉयज़ जो हैं इसमें इन्वॉल्व हैं, वो इसमें शो किए जाते हैं। आफ्टर दैट लॉजिकल DFDs की अगर हम बात करें तो ये आपको मॉडल करता है कि आपका प्रपोज्ड सिस्टम में काम लॉजिकली किस तरीके से होगा या ऑपरेशंस कैसे होंगे। एक एग्जाम्पल आपको दिखा रखा है, यू कैन सी इन द फिगर नंबर 5.2। फर्स्ट इसके अंदर एक आपको लॉजिकल डेटा फ्लो बताया गया है डायग्राम से। तो इसमें सबसे पहले आपका कस्टमर एक आइटम परचेज करता है। नंबर 1 उसमें एंटिटी क्या होगी, आइडेंटिफाई करो आइटम की, कस्टमर को आइटम लेनी कौन सी है। आफ्टर दैट अगर आप एक सुपरमार्केट में जा रहे हैं, आइटम की ID डाली जाती है। फिर नंबर 2 पे लुकअप प्राइसेस, उसकी प्राइसेस देखी जाती हैं। वो डेटा कहाँ से आता है, प्राइस फाइल में से आता है। आफ्टर दैट आइटम्स एंड प्राइसेस मिलके कंप्यूट होती है उसकी टोटल कॉस्ट ऑफ द ऑर्डर। फिर आपको पता चलता है कि आपको अमाउंट कितना पे करना है और सेटल करते हैं उस ट्रांजैक्शन को और इशू करते हैं एक रिपोर्ट, और वो रिपोर्ट आपकी कस्टमर को चली जाती है। कस्टमर से एक इनफ्लो आ रहा है, दैट इज पेमेंट, और कस्टमर को एक आउटफ्लो जा रहा है, दैट इज रिसिप्ट। तो इस तरीके से ये आपका प्रोसेस वर्क कर रहा है लॉजिकल डेटा फ्लो का। अब इसी सेम प्रोसेस को हम फिजिकल स्ट्रक्चर में समझते हैं कि फिजिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट प्रोसेस में कस्टमर आपका आइटम बताएगा कि क्या उसे परचेज करना है। अब नंबर 1, अब हम फिजिकल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, पास द आइटम ओवर द स्कैनर, कि स्कैनर के पास वो चीज़ जाती है। UPC बार कोड से, जो आपका बार कोड रीडर होता है, उससे आप लुकअप करते हैं कि उसकी प्राइस क्या है, और UPC कोड जैसे ही आपका स्कैन होता है वो प्राइस फाइल में से डाटा लेके आता है और आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाती है कि उस पर्टिकुलर आइटम की प्राइस क्या है। आफ्टर दैट वो कंप्यूट करता है टोटल कॉस्ट को, और टोटल कॉस्ट कंप्यूट करने के लिए वो टेम्परेरी ट्रांसफ़र फाइल का यूज़ करता है, जिसमें वो आइटम की डिटेल और उसकी प्राइस और उसका सब टोटल जाता है, और फिर आपको कैलकुलेट करके आइटम और उसकी प्राइस मिल जाती है। आफ्टर दैट नंबर 3 स्टेप के बाद आपका अमाउंट टू बी पेड कैलकुलेट होता है, एंड नंबर 4 स्टेप पे कलेक्ट द मनी एंड गिव द रिसिप्ट टू द कस्टमर। इस केस में कस्टमर से आपके पास आ रहा है कैश, चेक और डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, जो भी उसके पास कार्ड है। आफ्टर दैट आप कस्टमर को क्या आउटफ्लो दे रहे हैं, दैट इज कैश रजिस्टर्ड स्लिप दे रहे हैं, या आप आज के केस में देखा जाए तो मोबाइल बैंकिंग आप यूज़ करते हैं, तो आपका मोबाइल पे ही आपके पास क्या आ जाता है, पर्टिकुलर उसका मैसेज आ जाता है कि ये ट्रांजैक्शन आपके इससे हुआ है। तो इस तरीके से ये सारा का सारा लॉजिकल DFD और फिजिकल DFD आपका बनाया जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इसी के सारे स्टेप्स को बताया गया है जो मैंने अभी आपको बताए हैं। आफ्टर दैट आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, दैट इज़ द रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम। मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद डिटेल आप पढ़ लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अदरवाइज यू कैन कॉल मी पर्सनली टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक मोर ब्रीफली। हम यहाँ पर बात करते हैं, जब हम रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में जाते हैं, सबसे पहले आपका एक पैसेंजर है, वो पैसेंजर रिजर्वेशन का फॉर्म भरता है, उसको टिकट चाहिए होती है, और वो क्या करता है, सबसे पहले तो क्या करता है, वो रेट्स को चेक करता है, बुकिंग चार्जेस को देखता है। अगर उसको कैश लेना है तो कैश रजिस्टर के पास उसकी डिटेल जाती है, रिजर्वेशन रजिस्टर के पास वो इंक्वायरी करता है तो उसको डिटेल्स मिलती हैं कि आपकी टिकट जो है रिजर्व हो गई है या नहीं। ट्रेन कंडक्टर के पास आपकी बुकिंग की स्टेटमेंट चली जाती है, और फिर आपके पास पर्टिकुलर जो है डिटेल सारी पहुंच जाती हैं कि आपने इस तरीके से रेलवे में कोई टिकट आपकी रिजर्व कराई है, और आपके पास उसका पर्टिकुलर मैसेज आपके फ़ोन में आ जाता है। उसे आजकल हम ई-टिकट भी कहते हैं। तो उसी का सारा प्रोसेस है, ये किस तरीके से वर्क कर रहा है, यू कैन सी इन दिस डायग्राम। This is the passenger. After that, inquiry process. After that, calculate the amount and prepare the ticket. After that, preparation of the booking system. And at last,
ट्रेन कंडक्टर को आपकी टिकट मिल जाती है। और इसमें डाटा कहाँ कहाँ स्टोर हो रहा है, आपकी सारी रिजर्वेशन की डिटेल्स जो है रिजर्वेशन रजिस्टर में जाती हैं, आपकी बुकिंग के चार्जेस रेट्स वाले आपके फाइल से आएंगे, और आपने जितनी कैश पेमेंट की है वो कैश रजिस्टर में जाएंगे। तो दीज आर द डिफरेंट एंटिटीज दैट आर इन्वॉल्व इन दिस। सो इसके एडवांटेजेस क्या हैं? DFD आपका एक बहुत अच्छा टूल है यूज़र के साथ इंटरेक्ट करने का, और इससे बहुत इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं डेटा फ्लो डायग्राम को, और इजीली सजेस्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई पर्टिकुलर मॉडिफिकेशन चाहिए या आप एग्जिस्टिंग सिस्टम को और इम्प्रूव करना चाहते हैं। आपको फ्रीडम मिलती है कि आप कमिट कर सकते हो, कोई भी टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन है वो आप इसमें डाल सकते हैं। आफ्टर दैट आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि इंटर रिलेटेडनेस उसमें आप निकाल सकते हो कि कौन कौन सी चीज़ें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, ताकि अगर आपका डाटा एक जगह पर चेंज होता है तो उसकी अपडेशन दूसरी जगह भी हो जाए। आप इसको एनालाइज कर सकते हो डाटा को, और आपकी रिडंडेंसीज को एलिमिनेट कर सकते हो। रिडंडेंसीज से हमारा मतलब है रिपीटेशन। कोई भी आपको ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं करनी है जिसकी बार बार आपको एंट्री करनी पड़े। आफ्टर दैट इसके डिसएडवांटेजेस हैं कि DFDs इज शो अ वीक इनपुट एंड आउटपुट डिटेल, कि इनपुट और आउटपुट की बहुत ज़्यादा डिटेल हमें नहीं मिल पाती है। एंड यूज़र ऑफन फाइंड्स इट्स कन्फ्यूजिंग इनिशियली। स्टार्टिंग में जब आप इसको बहुत अच्छे से समझ नहीं पाते तो ये आपको कन्फ्यूजिंग भी लग सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, दैट इज DFD, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप इसे पढ़ लीजिएगा। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम देन यू कैन कॉल मी पर्सनली। थैंक यू।